बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एक बार दो बार एग्जाम दिया होगा और थक के हार जाते हैं, सोचते हैं यार इस बार नहीं हुआ तो अगली बार भी नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल जीवन का सत्य है। जब तक आपको असफलता नहीं मिलेगी तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, कभी भी ये मत सोचना कि आज सफल नहीं हुए तो कल भी सफल नहीं होंगे। यह आप बहुत गलत बात सोचोगे इस बारे में, क्योंकि एक सफलता के पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है सफल होने के लिए। ठीक है, तो असफलता ही सफलता का रास्ता होता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे साथियों, जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है, बताइएगा। अम्लीय वर्षा तब होती है जब पर्यावरण में उत्सर्जित होता है। तो आपसे पूछ रहा है जब अम्लीय वर्षा होती है तब पर्यावरण में कौन सी गैस उपस्थित होती है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर कीजिएगा भाई। अम्लीय वर्षा तब होती है जब पर्यावरण में उत्सर्जित होता है। तो ये जो जो भी गैसों के नाम लिखे हैं, तो कौन सी गैस मुख्य घटक होती है अम्लीय वर्षा कराने का, बताइएगा। तो क्या आंसर होगा प्यारे साथियों? सल्फर डाई ऑक्साइड। जो अम्लीय वर्षा की दो गैसें होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अम्लीय वर्षा होने के लिए दो जिम्मेदार गैस कौन सी हैं। एक होती है हमारी SO2 जिसको सल्फर डाई ऑक्साइड कहा जाता है, और एक होती है हमारी NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ये दो गैस ऐसी होती है जो हमारी जल के साथ H2O जब जल के साथ इनकी रिएक्शन होती है ना गैसों की, तो यहां से क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किससे होगी? जल से, तो ये क्या बन जाएगा? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो आपसे पूछ लिया जाता है अम्लीय वर्षा के लिए दो जिम्मेदार गैस कौन सी होगी? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि वे दो अम्ल कौन से होंगे, तो क्या बताएंगे आप? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या आंसर होगा इसका? ए, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10। तो प्यारे साथियों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को शेयर जरूर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिएगा और बताइएगा आपसे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शीतलन का कारण बनती है, बताइए। किस प्रक्रिया में हमें ठंडक महसूस होती है, यह आपसे पूछा गया है। तो किसके कारण हमें ठंडा महसूस होता है? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। बिल्कुल सही है भाई, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण बिल्कुल सही आंसर है। जैसा कि आपको पता है, आप बाहर धूप में काम करते हैं, आपके मम्मी पापा भी हैं घर में, परिवार के सदस्य हैं, वो कार्य करके बाहर से आते हैं और पसीना में चूर चूर होए रहते हैं। जैसे ही वो क्या करेंगे? ठंडी हवा के नीचे बैठेंगे, पंखे के नीचे बैठेंगे, तो क्या होगा? उन्हें ठंडी हवा की सहानुभूति प्राप्त होगी, उन्हें ठंडक महसूस होगी। तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है? वो वाष्पीकरण की ही प्रक्रिया होती है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, बताइए। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे भारी गैस कौन सी है, बताइए सबसे भारी गैस कौन सी होगी। और भाई जितने भी क्वेश्चन आपके लिए इस सीरीज में कराए जा रहे हैं ना, बिल्कुल आपको एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया भाई। एक है रेडोन, बिल्कुल राइट आंसर है आपका भाई, रेडोन। कौन सी गैस होगी?
रेडोन गैस। रेडोन गैस को क्या किस किस कार्य में लेते हैं भाई, बताइए, एक फैक्ट बताइएगा। रेडोन गैस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बताइए भाई। रेडोन गैस का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है, जल्दी से कमेंट छापिएगा। रेडोन गैस का प्रयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं भाई, कैंसर उपचार, कैंसर उपचार। और कौन से समूह का तत्व है ये भी बताइएगा। समूह 18, समूह 18, समूह 18 का तत्व है। और परमाणु क्रमांक रेडोन का कितना होता है, बताइए, कितना होता है, 86। कितना होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 86। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ट्रीटमेंट किसका भाई, ट्रीटमेंट उपचार किस चीज का करते हैं, कैंसर का। ठीक है, पूरा कमेंट लिखकर भेजा करो भाई। चलिए हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन क्या है, बताइए, धातु है, अधातु है, या नोबेल गैस है, या हैलोजन है, बताइए हाइड्रोजन क्या है, क्या आंसर होगा भाई, इसके बारे में बताइए, हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन जो है, बताइए, ये कभी तो हैलोजन ग्रुप की तरह व्यवहार करता है और कभी ये समूह फर्स्ट की तरह व्यवहार करता है। तो हाइड्रोजन दो प्रकार की प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर, एक तो ग्रुप 1 और ग्रुप नंबर 17, जिसमें कौन कौन सी गैसें हैं 17 में, जिसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। ट्रिक क्या है उसकी, हेलिना की रब से फरियाद। चलिए भाई, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 पे आता है ड्यूटेरियम, और नंबर 3 पे आता है, बताइए, ट्राइटियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम। और जो नंबर 3 का जो एलिमेंट होता है ना, ये इनके सिंबल है भाई, 1H1, 1H2 और 1H3। जो ये ट्राइटियम होता है, इसको क्या कहते हैं, ट्राइटियम को कौन सा तत्व होता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और ड्यूटेरियम का कहाँ उपयोग करते हैं भाई, बताइए, भारी जल भी कहते हैं इसको, D2O, D2O, भारी जल, भारी जल का प्रयोग नाभ के रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है प्यारे साथियों, बताइएगा। लिटमस पेपर की तरह भी रासायनिक पदार्थों की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए एक प्राकृतिक सूचक क्या होगा, नेचुरल इंडिकेटर क्या होगा। तो प्यारे साथियों बताइएगा क्या आंसर होगा। एटॉमिक मास 20, हाँ भाई D2O का होता है, एटॉमिक मास 20 ही होता है, सही है। इसका आंसर कीजिएगा, बताइएगा। लिटमस पेपर की तरह भी रासायनिक पदार्थों की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए प्राकृतिक सूचक है, तो क्या आंसर होगा, हल्दी, नेचुरल है ये, ठीक है, हल्दी। अगर ये हल्दी को अम्ल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कौन सा कलर देगा, अगर आप इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे हल्दी की तो कौन सा कलर देगा, बताइए। जब आप हल्दी की रिएक्शन अम्ल के साथ करवाओगे तो ये येलो का येलो ही रहेगा, और जब इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या देगा, ये रेड कलर, ठीक है। और लिटमस पेपर पत्र किससे प्राप्त किया जाता है, ये बताइएगा।
चलिए भाई, बहुत अच्छे। लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है? जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं ना, उनका पोस्टमार्टम इसी क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है? लिकेन नाम के, लिकेन से, जिसे लाइकेन के नाम से भी जानते हैं, लाइकेन। एक प्रकार की कई होती है ये। ठीक है भाई, चलिए। और इसका जो लिटमस पेपर होता है, इसका नेचुरल नेचुरल कलर कैसा होता है? किस कलर में पाया जाता है? ये पर्पल कलर में पाया जाता है, बैंगनी कलर, पर्पल कलर का होता है ये। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर डी भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग पाउडर, इसका कोई रासायनिक सूत्र बताएगा? बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? क्या होगा भाई बेकिंग पाउडर का? जो घरों में माताएं बहनें यूज करती हैं भटूरों को फुलाने में, पूरियों में फुलाने में, जो ब्याह शादियां चल रही हैं भाई, घर में पूड़े बनते हैं, उनमें भी इसका यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर का। बताइए क्या होता है? NaOH, यही होता है, बताइए। नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, ये होता है भाई बेकिंग पाउडर का सूत्र। इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यदि आपसे पूरा क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को कहते हैं बेकिंग पाउडर। चलिए भाई, सोडियम का सूत्र बताइए, क्या कहते हैं सोडियम को? किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? सोडियम भाई वह तत्व है जो बहुत ही मुलायम होता है, जिसको चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। इसका सिंबल होता है भाई Na, परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो मेरे प्यारे साथियों बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? आपसे दिया गया है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणुओं से जुड़े होने के बजाय एक बादल में स्वतंत्र होते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है? आपसे पदार्थ की वो अवस्था पूछ रहा है जो पदार्थों की बताइए, पदार्थ की अवस्था के बारे में पूछा गया है, तो क्या आंसर होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणुओं से जुड़े होते हैं, क्या होगा आंसर? प्लाज्मा। इसी को फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बताइए। चौथी अवस्था होती है ये, फोर्थ स्टेट। 3 स्टेट तो आपने बेसिकली पढ़ी होगी, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा किस किस में पाया जाता है? सूर्य, तारे, सूर्य, तारे, बताइए, ट्यूबलाइट, वेल्डिंग, वेल्डिंग। जो वेल्डिंग में वो चमक सी दिखाई देती है ना, जो चिंगारी सी होती है, वो सब प्लाज्मा का ही उदाहरण है। प्लाज्मा वह अवस्था है जिसको जब आप ठोस को गर्म करते हैं तो ठोस किस में हो जाता है? द्रव अवस्था में। और जब द्रव को गर्म करते हैं तो यह गैस अवस्था में आ जाता है। जब आप गैस को 2000 डिग्री सेल्सियस पर, कितने प्यारे भाई, 2000 डिग्री सेल्सियस पर जब आप गैस को गर्म करोगे ना, तो ये प्लाज्मा की अवस्था आ जाएगी। प्लाज्मा 2000 डिग्री सेल्सियस पर प्लाज्मा की अवस्था में। और क्या प्राप्त, उसके उदाहरण क्या होंगे? सूर्य का चमकना, तारों के अंदर चमक जो होती है, और ट्यूबलाइट के अंदर, और वेल्डिंग, ये इसके उदाहरण है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ना ये ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है भाई, ये ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसकी खोज कब की गई थी भाई? किस वैज्ञानिक के द्वारा प्लाज्मा की?
इरविन लेगुमर नाम के वैज्ञानिक थे, इरविन लेग्यूमर। इरविन लेग्यूमर के द्वारा प्लाज्मा की खोज की गई। और कब अवस्था प्राप्त होती है? 2000 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि गैस को गर्म किया जाता है तो ये प्लाज्मा गैस क्या है? आयनित रूप में प्लाज्मा रूप धारण कर लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। चलिए इसका आंसर कीजिएगा, बताइएगा। जल का सामान्य क्वथनांक केल्विन में कितना होता है? बताइए। आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है जल का। जल का सामान्य क्वथनांक केल्विन में कितना होता है? तो बताइए क्या आंसर होगा प्यारे भाई? 373 केल्विन। ठीक है। और यदि मैं आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछता तो कितना बताते आप? डिग्री सेल्सियस में यदि कितना होगा बताइए? 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना स्टार्ट कर देता है। और केल्विन 373 केल्विन पर। और फ़ारेनहाइट बताइए, फ़ारेनहाइट के बारे में कब उबलना स्टार्ट किएगा? 212 डिग्री, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट है जिन पर जल उबलना स्टार्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे दिया गया है और जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बताइए क्या आंसर होगा? क्वेश्चन दिया गया है, तरंग ऊंचाई के आधे भाग को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भाई रिपीट है। बताइए, अभी क्वेश्चन कराया है, क्या कहा जाता है? आयाम, एम्पलीट्यूड, वेव एम्पलीट्यूड। ठीक है। चलिए 16 नंबर, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा और बताइएगा प्यारे साथियों क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सूर्य के प्रकाश का प्रत्यक्ष उपयोग करता है? बताइए तो क्या आंसर होगा इसका? डी। ये भी रिपीट था भाई क्वेश्चन। हाँ भाई हाँ, रिपीट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए ये नया क्वेश्चन है, ये रिपीट नहीं है। इसका आंसर कीजिएगा। किसी भी प्रक्षेप्य को अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी तक फेंकने के लिए उसका कोण क्या होना चाहिए? आपसे थीटा पूछ रहा है कि यदि आप किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकते हैं तो थीटा का मान कितना होगा? बताइए। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा होगा चैप्टर, वहीं से ये क्वेश्चन है। 45 रॉन्ग आंसर है भाई, 45। ठीक है, 45 नहीं होगा। आपसे ऊर्ध्वाधर पूछ रहा है, वर्टिकली। बताइए तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई? 90 डिग्री लेंगे। ठीक है। चलिए ये ऐसे होता है भाई वर्टिकली। जब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपने ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका है तो थीटा कितना है यहाँ पे? 90। ठीक है। और जो आप 45 बता रहे हैं वो ऐसे होता है भाई, जब आप किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो ये जो पीक पॉइंट होता है ये इसकी मैक्सिमम ऊंचाई होती है और यहाँ जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। अब आप देख सकते हो ये पूरा 90 होता है, उसके बीच से ऐसे गया है तो कितना होगा ये? 45 डिग्री। ये होता है ये। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, ऐसी गलतियां नहीं करेंगे भाई एग्जाम के अंदर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है और बताइएगा इसका आंसर। जल का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? रिपीट है भाई, 373 केल्विन। चलिए 19। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं किया जाता? आपसे नहीं पूछ रहा है, बताइए क्या आंसर होगा। किसका प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं किया जाता? तो किसका उपयोग नहीं किया जाता बताइए। मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में किस
का प्रयोग नहीं किया जाता? बी ऑप्शन, भारी जल का। क्यों नहीं करते भाई भारी जल का? भारी जल का तो यूज करते हैं भाई। हल्का जल, अच्छा भाई। अरे बोरोन, आंसर क्या होगा? डी। बोरोन क्या है? एक तत्व है, ठीक है। ग्रेफाइट तो कार्बन का एलोट्रोप्स है, कार्बन का क्या है भाई? अपरूप है। बोरोन का तो ग्रेफाइट का तो करते हैं भाई, और भारी जल का भी करते हैं, D2O। हल्का जल कहाँ से आ जाएगा? इससे तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, साधारण जल होता है। तो बोरोन होगा इसका आंसर, बी, बोरोन। और कौन से ग्रुप का सदस्य है? 13 समूह का सदस्य है बोरोन। बोरोन फैमिली भी कहते हैं इसको, ठीक है भाई। परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइएगा? 5 होता है इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में मौजूद नहीं होता? बताइए कौन सा एसिड ऐसा है जो आपके फलों और सब्जियों में मौजूद नहीं पाया जाता? चलिए बताइए कौन सा अम्ल होगा? क्या आंसर होगा प्यारे साथियों? बताइए। मेथोनोइक अम्ल, इसी को क्या कहते हैं? दूसरे नाम से भी जानते हैं मेथोनिक अम्ल को, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। इसका जो सूत्र होता है HCOOH, ये इसका फॉर्मूला होता है भाई फॉर्मिक एसिड का। और ये किस में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड? चींटी के डंक में, जो बिच्छू के काटने पर दर्द की अनुभूति होती है, वो यही अम्ल होता है, मेथोनिक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। और एक बिछुआ का पौधा होता है, नेटाल का प्लांट, नेटाल प्लांट होता है बिछुआ का पौधा, बिछुआ पौधा। उसमें भी जब आप उसको टच करोगे तो उसमें भी फॉर्मिक एसिड निकलता है, ठीक है भाई। ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है बताइए? ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, किस में पाया जाता है? टमाटर के अंदर पाया जाता है ये, टमाटर के अंदर। और ऑक्जेलिक अम्ल से क्या करते हैं भाई? जो पेन की इंक होती है, उसको इंक को साफ करने में भी ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं। और ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा एक पथरी होती है इंसान को, क्योंकि बॉडी में हमारी पहले से मौजूद होता है कैल्शियम। जब कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की स्टोन बन जाएगी, ठीक है। चलिए साइट्रिक अम्ल के बारे में बताइए। साइट्रिक अम्ल क्या होता है, किस में पाया जाता है? नींबू जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू के अंदर, ठीक है। चलो भाई। और टार्टेरिक अम्ल इमली के अंदर, इमली अमरूद, इमली अमरूद में क्या पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अगर प्यारे दोस्तों सीरीज अच्छी लग रही है PYQ, तो क्लास को लाइक जरूर करते रहिएगा, और हमारा जो चैनल है JD कैंपस उसको सब्सक्राइब करते रहिएगा, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? बताइए। स्ट्रॉन्ग बेस पूछ रहा है, कौन सा होगा? तो क्या आंसर होगा इसका भाई? बताइए क्या आंसर होगा? आपसे स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पूछ रहा है, प्रबल क्षार के बारे में आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा होगा? तो क्या आंसर होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं? NaOH। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको ही क्या कहते हैं भाई? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडे का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई हम? बताइए। जो हमारा साबुन होता है, साबुन के अंदर होता है इसका प्रयोग कास्टिक सोडे का, ठीक है, साबुन बनाने में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। तो प्यारे साथियों बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार उनमें किस खोज के लिए उसे दिया गया था? तो बताइए, अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नहीं भाई, गलत है ये नहीं होगा। बताइए क्या आंसर होगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्हीं के उपलक्ष्य में अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या मिला था भाई? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1921 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है, जो वॉशिंग सोडा होता है, जो कपड़े धोने का सोडा होता है, उसका सामान्य नाम क्या होता है? बताइए तो क्या आंसर होगा? वॉशिंग सोडे का सामान्य नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, ये कैल्शियम का कार्बोनेट इधर आ गया, ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या आंसर होगा इसका? सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये इसका सूत्र होता है भाई सोडियम कार्बोनेट का। इसी को वॉशिंग सोडा या धावन सोडे के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं भाई? धावन सोडा। इसमें 10 मॉलिक्यूल जल के लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? विद्युत चालकता को मापने की इकाई क्या है? बताइए, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होगा? बताइए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मात्रक क्या होगा? आपसे पूछा गया है। बताइए, विद्युत चालकता को मापने की इकाई क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सीमेंस होता है। देखिए थोड़ी बात कर लेते हैं, चालकता क्या होती है? चालकता को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जी से। और ये 1/रो होता है। क्या होता है? 1/रो। रो किसको कहते हैं भाई? बताइए। प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। और इसका मात्रक क्या होता है? बताइए। ओम मीटर। जब ओम मीटर को, इसको क्या लिखते हैं? इसको मोहो भी कहते हैं, मोहो। और इसी को क्या कहते हैं? सीमेंस। ठीक है, जब ये ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, टेस्ला साहब ने किन की खोज की थी? बताइए। जो निकोला टेस्ला है, उन्होंने किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी भाई? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर की, जो यांत्रिक क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत मोटर। और ओम का नियम किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। किसने दिया भाई? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। और फैराडे, बताइए। माइकल फैराडे का नाम सुना है? उन्हीं के नाम पर, माइकल फैराडे के नाम पर इनकी यूनिट का नाम रखा गया है, फैराड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। तो मेरे प्यारे साथियों बताइएगा 25 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपसे दिया गया है
किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता? बताइए, ग्रीन हाउस गैस किस गैस को नहीं कहा जाता? तो क्या आंसर होगा? तो कौन सी गैस होगी भाई? ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस होती है जो हमारे एनवायरनमेंट को गर्म करती है, जिसके कारण हमें गर्मी का आभास होता है? बहुत मात्रा में बढ़ रहा है भाई ग्रीन हाउस, ठीक है। तो कौन सी गैस नहीं होती? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस नहीं पाई जाती, ठीक है। मीथेन भी इसका घटक है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बताइए क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल गलत सुमेलित है? जो आपसे ऑप्शन दिए गए हैं भाई वो कुछ इस प्रकार से हैं, तो आपको बताना है कौन सा अम्ल किस में उपस्थित नहीं होता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? संतरे में साइट्रिक अम्ल होता है, चलिए। टमाटर में ऑक्जेलिक होता है, चलिए। ऑप्शन सी सिरके में एसिडिक अम्ल होता है, चलिए। और इमली में कौन सा अम्ल होता है भाई? अभी डिस्कशन किया है, क्या आंसर होगा? इमली में मैथोनिक अम्ल नहीं होता। इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल यह पाया जाता है भाई इमली के अंदर। और मैथोनिक अम्ल होता है भाई किसमें? चींटी और बिच्छू के डंक में। चलिए भाई, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। क्या आंसर होगा इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे दिया गया है, विद्युत चालकता को मापने की, रिपीट है भाई ये भी, सीमेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए भाई। अभी जो क्वेश्चन कराया ग्रीन हाउस के बारे में, नहीं रिपीट नहीं है भाई। ऑप्शन देखो, उसमें ऑप्शन ध्यान से देखो, रिपीट नहीं है। वो जो क्वेश्चन था वो ग्रीन हाउस से ही संबंधित। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन सी नहीं है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड है। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। CH नहीं होगा, मीथेन तो होता है, CH4 है ये, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है ये, ठीक है। तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आप अंगीठी जलाते हैं, अंगीठी जलाने के बाद इसे ही क्या कहते हैं? दम घोटू गैस। दम घोटू गैस। साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है इसको, साइलेंट किलर। बिल्कुल साइलेंट किलर की तरह कार्य करती है ये। अगर आपने रात में अंगीठी जला के छोड़ दी तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, तो आप आराम क्या हो जाएंगे? डिस्पोज हो जाएंगे, यानी कि आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। तो प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, तो बताइएगा। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर किस गैस की बड़ी मात्रा का पता लगाया है? तो बताइए किस गैस का पता लगाया है? नासा भाई एक संस्था है अमेरिका की, नासा, नॉर्थ एटलांटिक साउथ एसोसिएशन, ठीक है भाई। तो कौन सी गैस? मीथेन। बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल सही है भाई, सही जा रहे हैं आप। मीथेन का सूत्र CH4 सही है, इसका आंसर भाई मीथेन होगा। वेरी गुड भाई। 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। कितना हो जाएगा? 12 की 30 में गुणा करोगे, बताइए। 12 की 30 में गुणा करोगे, 12 तिये 36, 360 प्लस, जब इसकी गुणा करोगे 30 तिया 90,
90 की 3 में गुणा करोगे, 90 की जब 3 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 270। ठीक है, आपको 270 इसमें ऐड करना है। तो क्या आंसर होगा? 0 की 0, 7 और 6 13, 3 और 2 5 और 1 6, 630। 630 क्या होगी दूरी मीटर में? तो क्या प्यारे साथियों, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा प्यारे साथियों। ये हमारी दूरी निकल के आ गई भाई, आप कितनी? 630 मीटर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आपसे पूछा गया है, एक वैज्ञानिक 4 अलग अलग विलयन तैयार करता है और उनकी पीएच वैल्यू मापता है। तो बताना है आपको ऑप्शन इनमें से क्या होगा। चलिए बताइए। ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी और ये डी। ये 4 ऑप्शन है भाई, बताइएगा उसके नीचे दिए गए हैं, क्या आंसर होगा। चलिए सानुराज आंसर कीजिए भाई। चलिए देख लेते हैं पी के बारे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कथन सही होगा। चलिए विलियन क्यू को ले लेते हैं, इसमें क्यू वाला, ठीक है, इसको ले लेते हैं। विलियन क्यू उदासीन है, पीएच मान 7 होता है तो उदासीन होता है, चलो ये बात सही है। जबकि विलियन आर, आर के बारे में देख लेते हैं। जबकि विलियन आर बहुत अधिक अम्लीय है, बहुत अधिक अम्लीय नहीं है, ठीक है। अम्लीय क्या होता है? जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, तो ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है। चलिए काट दीजिए। अब नेक्स्ट को इस पे देखते हैं भाई, इसमें क्या कहा गया है? विलियन आर उदासीन है। आर क्या है? नो। क्या उदासीन है भाई? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 होना चाहिए था, ये भी कट गया। चलिए सी पे देखते हैं, विलियन पी उदासीन है। विलियन पी क्या उदासीन है? बताइए। नहीं है, क्योंकि 7 नहीं लिखा हुआ है, तो इसको भी काट दीजिए। विलियन पी उदासीन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, क्या आंसर होगा? डी। चलिए भाई डी ऑप्शन में आपसे क्या पूछा? विलियन पी अम्लीय है। क्या पी अम्लीय है? क्या आपकी पीएच वैल्यू 7 से कम है? तो आप कहोगे जी सर पीएच वैल्यू 7 से कम है 3। जबकि विलियन विलियन एस अत्यधिक क्षारीय है, तो बिल्कुल है भाई, जिसकी भी वैल्यू 7 से अधिक होगी वो बेसिक नेचर का होगा, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होगा। तो क्या आंसर होगा इसका भाई? क्वेश्चन नंबर डी। अच्छा चलिए बताइए, जो पीएच स्केल है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? बताइए। जो पीएच स्केल है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? जॉन सोरेनसन। जॉन सोरेनसन। और कब दिया गया भाई? ये 1909, 1909 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है भाई, ये जो आपको बहुत ही अच्छे से पूछा गया है, बताइएगा क्या आंसर होगा। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? चलिए भाई बताइए, आंसर कीजिएगा, क्या आंसर होगा। ऑप्शन नहीं दिख रहा था। अरे भाई स्क्रीन इतनी बड़ी है, ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा था आपको प्यारे साथियों। एक पिकोमीटर किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर सी। हाँ भाई बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलो इसके बारे में बताइए, एक फर्मी किसके बराबर होता है? 1 फर्मी। चलो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आपको 1 फर्मी किसके इक्वल होता है? एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? बताइए। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? बताइएगा कितने होते हैं भाई? 10⁻⁻⁻15 मीटर। और 1 नैनोमीटर में? एक नैनोमीटर में कितने होते हैं भाई? बताइए। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बताइए।
10⁹। ठीक है प्यारे साथी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य आपसे पूछ रहा है। चलिए भाई आंसर कीजिएगा, क्या आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 15 का। और जी का मान आपको दिया गया है 10। चलिए सोल्व करते हैं। कार्य पूछ रहा है तो उसमें भी क्या फॉर्मूला लगेगा, mgh। द्रव्यमान आपको 15 केजी दिया गया है, जी का मान 10 है और 1 मीटर की हाइट है, तो आंसर क्या आ जाएगा 150 जूल। तो प्यारे साथियों 150 जूल कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। आपसे पूछ रहा है यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। बताइए गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, बताइए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वोट, 4 गुना। बिल्कुल सही है भाई। काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। mv²। ठीक है। आप क्या कर रहे, वेग दुगुना कर रहे। जब यहाँ पे 2 करोगे, 2 का पावर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। जो वैल्यू नहीं दी गई है उस वैल्यू को क्या ले लेंगे भाई, हम कांस्टेंट कर लेंगे। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको इतने आसान क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर पूछे गए हैं, देख लीजिए 22 सितंबर को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे दिया गया है प्यारे साथियों, इसका आंसर कीजिएगा। क्या पूछ रहा है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, बताइए। बताइए कितना आंसर होगा भाई इसका। जीरो बता रहे हैं भाई, ध्यान से देखिए भाई क्या आंसर होगा। चलिए सोल्व करते हैं। कार्य बराबर होता है m 100 मीटर की दूरी। आपने फॉर्मूला पढ़ा, कार्य का फॉर्मूला होता है एक बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है। बल कितना दिया है भाई, 500 न्यूटन का, और विस्थापन कितना हुआ है 100 मीटर का। ठीक है। तो कितना होगा बताइए, क्या होगा 500। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। जीरो वाले धराशायी हो गए हो आप। जीरो वाले कहाँ गए भाई, जीरो वाले रॉन्ग आंसर है भाई आपका। ठीक है। आंसर करेक्ट क्या होगा, 50,000 जूल। ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई कर लेना यहाँ पे, 50,000 जूल। ठीक है भाई। चलिए जीरो वर्क कब होता है बताइए, जब कोस 90 क्या होता है, बताइए। कोस 90 जीरो होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 आपसे दिया गया है, इसका आंसर कीजिएगा।
1 मीटर किसके बराबर होगा? बताइए। ये क्वेश्चन 100% बच्चे गलत करेंगे, मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूं। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ वर्टिकल उठा रखा है उसे। भाई यदि गुरुत्व के द्वारा वो कहता ना, तब वर्क हमारा क्या होता? शून्य हो जाता। उसने गुरुत्व के बारे में कोई बात नहीं की गई है क्वेश्चन के अंदर, तो हम अपने ओर से कैसे ले लेंगे भाई 0? वो आपसे कहेगा कि गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, तो जब तब 0 लेंगे। ठीक है। ए और बी बता रहे हो। ए बी क्या बता रहे हो भाई? आपसे पूछा गया है 1 मीटर किसके बराबर होगा? बताओ। बी बता रहे हैं 10 की पावर 6। ओहो, चलिए देखते हैं भाई 1 मीटर किसके बराबर होगा। चलिए सोल्व करते हैं। यहां देख लीजिएगा, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10 की पावर -6। यही होता है भाई, मीटर में होता है ये। जब मीटर की वैल्यू इधर लाओगे आप, 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? बताइए। 10 की पावर 6 माइक्रोन। ठीक है, तो प्लस वाला आंसर होगा इसका बी। एक बी ऑप्शन। वेरी गुड भाई। तो समझ आया भाई आपको क्वेश्चन? अगर आपको 1 माइक्रोन पूछता तो आप आंसर करते -6 मीटर, और आपसे पूछा गया क्या है मीटर में। मीटर को क्या लिखेंगे? 10 की पावर 6 माइक्रोन, क्योंकि ऑप्शन माइक्रोन में पूछे गए हैं। तो भाई क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में जाओ और ओवर कॉन्फिडेंस में ये समझ आया कि हाँ तुम्हें सब कुछ आता है, तो जल्दी से टिक लगाओगे और अपना आंसर 1 नंबर गवा दोगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है, बताइएगा, यदि एक जहाज, हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा। बताइए भाई क्या आंसर होगा प्यारे साथी? आपसे पूछा क्या है? बल। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो कार्य आपसे दिया गया है कितना भाई? 20,000 जूल। 20,000 जूल। और आपसे पूछ क्या रहा है? बल। बल को एज इट इज रखेंगे हम। विस्थापन मल्टीप्लाई में से कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। 4000। जब आप इसको काटोगे ये 5 बार चला जाएगा, तो बल कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। ठीक है प्यारे साथी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। सानुराज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है, और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछ रहा है। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी? बताइए। आपसे पावर के बारे में पूछा गया है। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा भाई? बताइए। शक्ति का फॉर्मूला होता है भाई P इक्वल टू वर्क लिख सकते हैं। बताइए। वर्क अपॉन टाइम होता है। तो बताइएगा। 4 मिनट दी गई है आपको और 600 न्यूटन का बल है, और कार्य को हम जब लिख सकते हैं P इक्वल टू कार्य क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन कितना हुआ और समय। तो एक फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा ये। तो जब आप इसमें वैल्यू रखोगे, अब कितना दिया गया है? 600, और विस्थापन कितना हुआ है? 20 मीटर का, और समय कितना दिया गया है आपको? 4 मिनट, और मिनट को आपको काय में बदलना है? सेकंड के अंदर। ठीक है प्यारे साथी, ये कितना हो जाएगा? जब आप इसको काटोगे
60 से ये 60 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, और 4 से इसको काटोगे 20 को 5 बार, 10 पंजे कितना होता है 50। और शक्ति का मात्रक क्या होता है वोट। तो प्यारे साथी क्या आंसर होगा 50 वोट इसका आंसर होगा। चलिए भाई क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। भाई यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करते रहिएगा बीच बीच में, और अपने प्यारे साथियों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए भाई क्वेश्चन आपसे दिया गया है, एक 40 kg भार वाली लड़की है ये, 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। चलिए भाई शक्ति के बारे में आपसे पूछा गया है, तो क्या आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथी जिसमें भी आपको एक हिंट दे देता हूं एग्जाम में आपको क्वेश्चन सोल्व करने की, जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको सेकंड दिया हुआ होगा ना, और शक्ति का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा लास्ट में शक्ति बताना, तो उसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। कौन सा भाई mgh अपॉन टी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो m कितना दिया गया है भाई 40 kg, और g का मान आपसे दिया गया है, बताइए g नहीं दिया गया है तो कितना लेना है अपने मन से 10। h का मान कितना दिया गया है 5 मीटर, और समय आपसे 4 सेकंड, ठीक है प्यारे साथी। 4 से आप इसको काटोगे, 40 को 10 बार, 10 की 10 में गुणा करोगे कितना 100, 100 की 5 में करोगे 500। तो आंसर क्या होगा प्यारे साथी, शक्ति कितनी आ जाएगी 500 वाट, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया भैया के टैग एजुकेशन, बने रहिएगा भाई क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। यदि प्यारे साथियों आज की क्लास का सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर कीजिएगा। दोस्तों आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है, किस धातु का प्रयोग फोटो में किया जाता है, बताइए। तो कौन सी धातु होगी प्यारे साथी, क्या आंसर होगा प्यारे साथी। वेरी गुड भाई वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक टैग एजुकेशन। सिल्वर ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं इसको, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है प्यारे साथियों। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका सूत्र जो होता है AgBr होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको यूज करते हैं हम भाई किसके रूप में, फोटो फिल्मों में, ठीक है। जो नेगेटिव फोटो होते हैं आपने जो पुराने समय में देखे होंगे, जो नेगेटिव आते थे फोटो, उसी में उसको रंगाई में उसको साफ करते थे, तो उसी में यूज किया जाता था किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है प्यारे साथियों। चलो मैग्नीशियम के बारे में बताइए। मैग्नीशियम Mg कौन से समूह का तत्व है, बताइए, कौन से समूह का तत्व है भाई। नमस्कार भाई नमस्कार, कोई बात नहीं। चलिए कौन से समूह का तत्व है भाई, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 का। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है Mg का, बताइए 12, कितना होता है भाई 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सबसे हार्डेस्ट मेटल है ये प्लेटिनम, सबसे हार्ड जो धातु होती है वो कौन सी होती है भाई, प्लेटिनम, पीटी कहते हैं इसको, पीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, चलिए बताइए।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको अक्सर रेलवे के अंदर पूछा ही जाता है। बताइए प्यारे साथियों क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक अटैक बिल्कुल राइट आंसर है आपका। कैल्शियम सल्फेट बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, जिप्सम की जो खोज की थी वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई है, बताइए। जो जिप्सम होता है उसकी खोज किस नाम से वैज्ञानिक के द्वारा की गई, और जिप्सम किससे प्राप्त किया जाता है, बताइए। इसका नाम सुना है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये सूत्र होता है भाई इसका। ठीक है, जब इसमें हम जल के अणु को ऐड करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर, इसको जब गर्म करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, जिप्सम। ठीक है, ये जल के अणु यहां से नेगलेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और पीओपी का यूज कहां पर करते हैं भाई, भाई जो डिजाइनिंग मूर्तियों में करते हैं, प्लास्टर का यूज जो हड्डियां टूट जाती है उसमें भी किया जाता है। ठीक है। अच्छा, जिप्सम को किस नाम से और जाना जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम यही होगा भाई आज। तो प्यारे साथियों बताइएगा, जिप्सम को किस नाम से जाना जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पोर्टलैंड, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, पोर्टलैंड एक स्थान है ये, पोर्टलैंड एक स्थान का नाम है ये। ठीक है प्यारे साथी। और जोसेफ एस्पर्डिन ने इसकी खोज की थी भाई, सीमेंट की। जोसेफ एस्पर्डिन, डिन द्वारा इसकी खोज की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे दिया गया है, बताइएगा और ध्यान से पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है, यदि 10 किलोग्राम भार की बाइसिकल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। चलिए भाई, गतिज ऊर्जा के बारे में आपसे एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, और यह भी कहाँ पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी 28 सितंबर 2018 सेकंड शिफ्ट। तो क्या आंसर होगा, 2000 जूल। चलिए देखते हैं भाई क्या आंसर होगा इसका। 2000 जूल बता रहे हैं बच्चे। द्रव्यमान कितना दिया गया है बच्चों आपको, 10 kg, और वेग कितना कह रहा है वो 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे यहाँ से कट जाएगा ये 5 बार, 5 की गुणा 4 में करोगे 20, और डबल जीरो ये कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है भाई, क्योंकि 5 चौक 20 की तो जीरो उसके साथ ही आ जाएगी, और 2 जीरो ये बची हुई है। 2000 इसका आंसर होगा भाई, जूल। ठीक है, तो कहाँ पे आए, 2000 जूल। चलिए भाई बहुत बढ़िया एक अटैक। भाई तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है, इस बार आप निकल जाओगे, एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है प्यारे साथियों। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है, और आपको जितने भी क्वेश्चन आपको इस सीरीज के द्वारा कराए जा रहे हैं ना भाई, वो किसी ना किसी परीक्षा में आपको पूछे गए हैं, और बहुत ही बेहतरीन सीरीज है ये, जो आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर। चलिए आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, और 20 जूल कार्य होता है बल और विस्थापन के बीच। इस बार भाई आपको क्या पूछा गया है, एंगल पूछा गया है, कोण। वेरी गुड भाई, एक अटैक 60 डिग्री बता रहे हैं आप, जो आपका बिल्कुल आंसर राइट है। ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। और ये भी कहाँ पूछा गया है, एएलपी टेक्नीशियन 20 अगस्त के अंदर।
2018 सेकंड शिफ्ट। चलिए भाई, एंगल पूछ रहा है, इसका एक फॉर्मूला होता है, बल बराबर W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। न्यूटन कितना दिया गया है? 20 न्यूटन का बल, 20 रखो आप। विस्थापन कितना है? 2। कोस थीटा आपसे पूछ रहा है। और कार्य कितना दिया गया है आपको भाई, बताइए? 20 जूल। 20, जब 20 से 20 को काटोगे 1 टाइम बार, और 2 को इधर लाओगे, ये डिवाइड में चल जाएगा। और कोस थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है भाई, बताइए? कोस थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की। ठीक है, तो थीटा का मान कितना होगा भाई? 60 डिग्री। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर ए। सर वो क्वेश्चन भी चेंज कराना वर्क वाला। भाई कुछ समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो आप? चलिए दोबारा कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 26। तो मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपसे दिया गया है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 50 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। बताइए। कोई बात नहीं भाई, मैं करा दूंगा उसका आंसर। जो आप कह रहे हैं ना 0 होगा उसका आंसर, उसका मैं करा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, बता दूंगा मैं उसका। तो क्या पूछ रहा है भाई? आपको शक्ति के बारे में पूछ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था, जिस भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ होगा, सबसे पहले आपको क्या देखना है? बस ये समय पकड़ना है। ठीक है, क्या पकड़ना है? समय। शक्ति का कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा भाई? mgh/T। ये वाला फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करोगे। चलिए, 50 द्रव्यमान दिया गया। जी का मान कितना है भाई? दिया नहीं, अपने मन से लेना। 10। एच कितनी दी गई भाई, बताइए? हाइट 45 सीढ़ियां, हाइट दी गई है आपको 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे क्या लोगे भाई आप? बताइए? 100। ये मीटर में चेंज हो जाएगा। और कितनी? 45 सीढ़ियों के बारे में आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। और समय कितना लगा उसे भाई? टी 10 सेकंड का। क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा भाई। ये कट जाएगी 2 0। ठीक है भाई, 45 का 16 गुना कितना होता है? या 5 से काट लो आप। 5 नम 45, 5 दूनी 10, और 2 से 16 काटोगे 8 बार, 9 8 72, और इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई? 360 जूल। और शक्ति का मात्रक क्या होता है बताइए? वाट। ठीक है, 360 वोट इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भाई आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है? बताइए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? चलिए भाई बताइए, तो क्या आंसर होगा? उभयधर्मी कहते हैं इसको भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को। क्या आंसर होगा? हमारे 2 ही उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और एक होता है हमारा कौन सा भाई? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है। बताइएगा, 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 20 सेकंड तक कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। यह बक्से के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 15 मीटर प्रति सेकंड कर देता है।
तो क्या पूछा गया है भाई, आपको बल के बारे में पूछ रहा है, आपको बल ज्ञात करना। सिंपल फॉर्मूला है, आप लगा भी सकते हो भाई, ठीक है। क्या होता है, कार्य बराबर एफ एस, ये होता है, ठीक है। क्या इससे कर सकते हैं, यहां से जब आप इसे सोल्व करोगे, चलिए बता ही देता हूं मैं आपको कैसे सोल्व होगा। वेग में परिवर्तन कितना हुआ भाई, 5 से 15। ये कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा ये, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये निकल गया आपका। और आपसे बल पूछ रहा है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F=m में। द्रव्यमान कितना है, 10, और ये कितना है 10, 100 न्यूटन। तो प्यारे साथियों, क्या आंसर होगा इसका, 100 न्यूटन आना चाहिए इसका आंसर। सॉरी भाई सॉरी, दोबारा देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर होती है, जब आप इसे इसमें से घटाओगे, 10 आया था भाई, वेग में परिवर्तन कितना हुआ 10, और समय दिया गया आपको 20 सेकंड, ये छूट गया था भाई इसमें, ठीक है। चलो उसको सोल्व करते हैं। 1/2, ए का मान कितना आया प्यारे साथियों, इतना आया 1/2। जब आप इसको फोर्स में अप्लाई करोगे, एम में, एम इंटू ए, द्रव्यमान 10 kg है भाई, और ये कितना आया ये 1/2। जब आप इसको 2 से 10 को काटोगे 5 बार, तो आंसर क्या होगा 5 न्यूटन, इसका राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा, सी। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। 2 क्वेश्चन हो रहा है भाई, इनको आपको जल्दी से जल्दी कर लेना है। बताइएगा, एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो आप इसको कर लोगे। फॉर्मूले के अंदर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया है, 1/2 mv²। 1/2 द्रव्यमान आपसे 10 kg दिया गया है, और v कितना है भाई 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 2 से काटोगे आप 10 को 5 बार, 25 पंजे कितना होता है 125 जूल। काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होगा 125 जूल। राइट आंसर क्या होगा, ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइएगा, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के साथ चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। चलिए भाई बताइए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। बताइएगा, ये भी आपको एएलपी टेक्नीशियन 20 अगस्त में पूछा गया है। 1 जूल, बहुत बेहतरीन भाई, एक अटैक। तुम्हारी तैयारी भाई बहुत ही अच्छी है। तुम इस बार, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोस्त, इस बार आपका सिलेक्शन निश्चित है। इस बार आप एक नौकरी अपने हाथ में लेकर रहोगे और अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा करोगे। 1 जूल होगा, कैसे होगा भाई, कार्य की मात्रा पूछा गया है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। कार्य पूछा है, बल कितना है भाई, इसमें दिया गया है आपको 1 न्यूटन, और विस्थापन कितना हुआ 1 मीटर का। जब आप 1 की 1 में गुणा करोगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। और कार्य का मात्रक क्या होता है, 3 चक्कर लगाता है, जिसकी त्रिज्या 21 मीटर है। तो दूरी तथा विस्थापन बताइए। तो क्या आंसर होगा प्यारे साथी, बताइएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है भाई, ठीक है। चलिए आंसर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपको दिया गया है एक एथलीट एक गोले के, ये क्या है भाई, स्फेयर, गोला, ठीक है, सर्कल है ये, ठीक है। और सर्कल की परिधि कितनी होती है 2πr, ये होती है। और कितने चक्कर बोला है 3, तो कितना हो जाएगा ये
6πr। और त्रिज्या कितनी दी है इसमें आपको? 21 मीटर। यहाँ 6 एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू कितनी लेंगे भाई? 22/7। और आर कितना दिया गया है आपको? 21 मीटर। 7 से आप इसको डिवाइड करोगे 3 बार। जब आप इसकी गुणास में करोगे 22 इंटू 18 में, तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी कितने होते हैं भाई? 36। 3 आपके कैरी बच जाएंगे और 36 कितने हो जाएगा? 39, यानी कि 396। ठीक है प्यारे साथी। तो क्या आंसर होगा इसका भाई? 396। चलिए भाई, 396 मीटर ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे दिया गया है, जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तब आंसर कीजिएगा। आपसे दिया गया है, एक लड़का 250 मीटर पूर्व दिशा में जाता है तथा फिर 200 मीटर पश्चिम में जाता है, तो दूरी और विस्थापन कितना होगा? तो मेरे प्यारे साथी, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से आंसर बताइए। एक लड़का 250 मीटर पूर्व दिशा में जाता है तथा फिर 200 मीटर पश्चिम में जाता है, तो दूरी और विस्थापन कितना होगा? चलिए भाई देखते हैं। 250 मीटर पूर्व दिशा में गया वो, 250 मीटर पूर्व दिशा में गया, ईस्ट में। ठीक है, फिर उसने बोला है तथा फिर 200 मीटर पश्चिम में आया है, फिर उसने 200 मीटर पश्चिम में आया है, वेस्ट में। आपको पता होगा प्यारे साथी, टोटल दूरी तो ऐड होती है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी टोटल दूरी? 450 मीटर। ठीक है, और विस्थापन कितना होगा भाई बताइए? विस्थापन होता है इनका डिफरेंस, 250 और 200 का, तो विस्थापन कितना होगा? 50 मीटर का। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, इसको डी से और इसको कैपिटल डी से, यह दूरी होती है, यह विस्थापन होता है। बताइए भाई क्वेश्चन समझ आया या नहीं? विस्थापन उसको कहते हैं ए बिंदु से बी बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं भाई? विस्थापन। और कुल पथ की लंबाई क्या होती है भाई? हमारी दूरी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे दिया गया है, एथनॉल और एसिटिक एसिड के बीच अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? बताइए। जब आप एथनॉल को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा उत्पाद बनेगा भाई? बताइए। चलिए आंसर कीजिएगा, क्या आंसर होगा प्यारे साथी? चलिए भाई, चलिए, बहुत अच्छे, आंसर कीजिए। तो मेरे प्यारे साथी, इसका क्या आंसर होगा देख लेते हैं। एथनॉल क्या होता है? एथनॉल होता है C2H5OH, ये होता है एथनॉल। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एसिटिक एसिड का CH3COOH। ठीक है, जब आप इसको इसके साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा भाई? एसीटेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है बताइए? इसी को कहते हैं एथोनिक अम्ल, इसी को कहते हैं एथोनिक अम्ल। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है भाई? सिरके के अंदर।
जो विनेगर होता है, सिरका, सिरके के अंदर पाया जाता है, और सिरके का पीएच मान कितना होता है बताइए? 3। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तब आंसर कीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सभी तरल और गैसें होती है, बताइए क्या होती है? सभी तरल और गैसें क्या होती है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए लिक्विड, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी सॉलिड, और ऑप्शन डी इंसुलेटर। बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका? सभी तरल और गैसें क्या होती है भाई? लिक्विड होती है। क्या होती है भाई? लिक्विड। तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। अर्धचालक होता क्या है बताइए? अर्धचालक होता क्या है? क्या होते हैं भाई अर्धचालक? जो धातु, जो मेटल तथा नॉन मेटल की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं भाई? अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक का एग्जाम्पल बताइए। अर्धचालक का एग्जाम्पल क्या होगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, और बताइए। तो भाई ये क्या होते हैं? सभी के सभी अर्धचालक होते हैं। चलिए इंसुलेटर, इसी को कहते हैं भाई कुचालक। कुचालक जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और तब आंसर कीजिएगा। बताइए, आपसे दिया गया है, एक लड़का 50 मीटर की दूरी बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 सेकंड में जाता है तथा वापिस बिंदु ए पर 20 सेकंड में आता है। तो आपको औसत चाल के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में भाई? औसत चाल के। तो बताइए क्या आंसर होगा प्यारे साथियों? चलिए भाई चलिए, बहुत अच्छे। क्या आंसर होगा प्यारे साथियों? तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल एवरेज स्पीड, क्या होता है भाई? जब औसत चाल का फॉर्मूला होता है जब दूरी हमारी क्या होती है भाई? निश्चित होती है। तो क्या फॉर्मूला होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। जब कोई वस्तु एक ही दूरी को एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से वापस आता है तो वहां पे कंसेप्ट लगेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। चलिए भाई यहाँ आपको वैल्यू रखनी है 2 इंटू 50 इंटू 20 अपॉन चलिए भाई बताइए इसका आंसर। औसत चाल का फॉर्मूला तो यही होगा 2xy अपॉन x प्लस के y। चलिए बताइए। तो चाल का फॉर्मूला लगा देते हैं S1 इक्वल टू दूरी बटे समय। समय कितना है भाई? 10 सेकंड। ये मीटर में है, ये सेकंड में है, इससे कट जाएगा। S1 कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। और S2 निकालोगे आप, कितनी है भाई बताइए? दूरी 50 ही मीटर है और कितना समय ले रहा हो? 20 सेकंड का। ये मीटर और ये सेकंड, जब आप इसको काटोगे तो ये 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आपको औसत चाल पूछ रहा है भाई, आपको इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करना है 2 इंटू, बताइए कितना होगा? 5 इंटू 2.5।
ढाई को मैं 5/2 लिख सकता हूँ। और बताइए, ठीक है। और इसका सम कितना होगा? 5 और ढाई का 7.5। 7.5 को 15/2 लिख सकता हूँ। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 5 से ये 15 3 बार कट जाएगा। 5 दूनी 10/3। 10/3। 10/3 क्या होगी भाई इसकी औसत चाल? 3.33। बिल्कुल सही है भाई, 3.33। जब आपको 10 को 3 से भाग दोगे तो यही आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, रजनेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए भाई आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आंसर होगा इसका? आपसे दिया गया है एक असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्या बताइए? जिसमें डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड बताइए कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? अनसैचुरेटेड पूछ रहा है, असंतृप्त। तो क्या होगा भाई इनमें से? C3H6। C3H6। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो भाई 2 प्रकार के होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है एल्कीन और एक आपका होता है एल्काइन। एल्काइन। ठीक है प्यारे साथियों, इसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, CnH2n। और इसका जो फॉर्मूला होगा CnH2n-2। तो प्यारे साथियों यहाँ जो वैल्यू दी गई है, C कार्बन की कितनी है भाई? 3। जब आप इसमें रखोगे 3 यहाँ रखोगे, 3 और 3 यहाँ रखोगे, n कितना हो जाएगा? 3 और 3 दूनी 6। तो क्या होगा? C3H6। अगर आप इसमें वैल्यू रखोगे C3 तो यहाँ 3 रखोगे, यहाँ 6 हो जाएगा। 6 में से 2 हो जाएगा 4, तो C3H4 हो जाएगा। तो ये मीथेन हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा। तो क्या होगा भाई? और इस एल्कीन के अंदर ही डबल बॉन्ड बनते हैं और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं कार्बन कार्बन के मध्य। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आपका और होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये होता है भाई। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एक ही आता है, उसका क्या नाम होता है? एल्केन। एल्केन। इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। चलिए भाई बहुत अच्छे। और भाई आपको ये क्वेश्चन ना हर एग्जाम में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। कार्बन आमतौर पर दूसरे कार्बन परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ बंध बनाते समय कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं? बताइए भाई कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं कार्बन? बताइए क्या आंसर होगा प्यारे साथियों। और आपको कहाँ पूछा गया? हाल ही ALP की परीक्षा में, जो 2024 की परीक्षा थी 27 नवंबर, 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर C रजनेश कुमार। चलिए भाई बहुत अच्छे भाई। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर C। क्योंकि कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है भाई? 6। और जब आप इसको क्लासिफिकेशन करोगे, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितने जाएंगे? 4। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4।
तो कार्बन क्या करेगा भाई, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, या 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा भाई, 4। अच्छा, कार्बन के 3 अप्रूप बताइए। कार्बन के 3 अप्रूप कौन से होते हैं, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। कार्बन के अपर रूप, एलोट्रोप्स, बताइए कौन कौन से होते हैं भाई। चलिए भाई, कार्बन के 3 अपर रूप कौन से होते हैं। नंबर 1 पे होता है आपका हीरा, जो जो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। नंबर 2 पे आपका होता है ग्रेफाइट, जिसको मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 3 पे होता है बकमिस्टर फुलरीन। ठीक है, ये 3 एलोट्रोप्स कार्बन के होते हैं। और इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है भाई, फुटबॉल के आकार की। इसमें कार्बन का जो, इसमें जो कार्बन होते हैं इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितने होते हैं भाई इसमें कार्बन, 60। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे दिया गया है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, बताइए। रजनीश कुमार जी बताइएगा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान आपसे पूछा गया है, कितना होता है। चलिए भाई, सभी साथी इसका आंसर करेंगे और बताइएंगे क्या इसका आंसर होगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या आंसर होगा इसका, क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। उसने क्वेश्चन में पूछा गया अम्लीय वर्षा का पीएच मान, तो 5.6 से अधिक होगा और 7 से कम होगा। ठीक है, यदि 7 से कम होगा तो क्या होगा, वो अम्लीय ही प्रकृति का होगा। यदि वो 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा भाई इसका, 5.6। ये 5.5 भी लिखा हुआ आता है कहीं पे, 5.5 से 5.6 ये होता है भाई अम्लीय वर्षा का पीएच मान। अच्छा, अम्लीय वर्षा किन 2 गैसों के कारण होती है, चलिए बताइए। अम्लीय जो वर्षा होती है, एसिड रेन, वो किन 2 एसिड के कारण होती है, बताइए भाई। अम्लीय वर्षा किन 2 एसिड के कारण होती है, बताइए। 2 गैसें होती हैं, पहले तो 2 गैसें होती हैं और 2 ही क्या होते हैं आपके, एसिड। चलिए भाई बात करते हैं अम्लीय वर्षा होने के लिए 2 गैसें जिम्मेदार कौन कौन सी है। एक तो आपकी होती है प्यारे साथियों सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरी होती है आपकी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया आप H2O यानी कि जल से करोगे तो मेरे प्यारे साथियों क्या बनेगा, जब इसकी अभिक्रिया इससे होगी तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2SO4। और जब आप नाइट्रोजन की जल के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा प्यारे साथियों नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये होता है भाई HNO3। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। चलिए भाई, और इस सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विड्रोल के नाम से भी जाना जाता है, झूठ मूठ का तेल। देखा होगा आपने, जो घरों में इन्वर्टर बैटरी होती है उसी के अंदर क्या पाया जाता है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, अगर आप के ऊपर उसके थोड़े से भी दाग लग जाते हैं तो वो क्या होता है, पानी की तरह, तेल की ऑयल तेल की तरह चमकता रहता है, तेल की तरह धब्बा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं भाई झूठ मूठ का तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 आपसे दिया गया है और बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त कार्बन यौगिक है, बताइए। इसका डिस्कशन हम भाई पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा। और ये भी आपको 2024 में हाल ही में पूछा गया है लोको पायलट की वैकेंसी के अंदर। चलिए भाई जल्दी से आंसर करिए,
ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे भाई। एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला भी लिखिएगा भाई। एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, बताइए एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+ के 2, यह एल्केन का फॉर्मूला होता है। एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n- के 2। और एल्कीन का फॉर्मूला चलिए बताइए भाई, CnH2n। ठीक है, आया भाई समझ में? और एथिलीन का बताइए, C2H5। और ईन आ रहा है ना इसमें, तो यही फॉर्मूला होगा भाई एथिलीन का। ठीक है, इनके लास्ट की जो पहचान है, इसमें AN आएगा लास्ट में, ANE। और इसमें एल्केन है ना ये, एल्कीन, इसमें ENE आएगा। और एल्काइन में YNE। ये इनको पहचान करने का तरीका है। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये 12 होगा शायद, नहीं, हाँ 12 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, चलिए बताइएगा क्या आंसर होगा। जब दो तत्व अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। बताइए, ये कहाँ पे पूछा गया है? रेलवे जेई के अंदर 18 दिसंबर 2024। जितने भी क्वेश्चन प्यारे साथियों आपको इस सीरीज के माध्यम से कराए जा रहे हैं, वो आपको हाल ही में परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए भाई आंसर बताइएगा। जब दो तत्व अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। किस प्रकार से भाई बताइए? आपने दो तत्व लिए A और B, अभिक्रिया करवाई। अभिक्रिया कराने के बाद क्या करेंगे भाई में? AB हो जाएंगे। तो कौन सी AB में कौन सी प्रक्रिया होगी? संयोजन की। अरे अपघटन नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर C बता रहे हैं। अपघटन कैसे हो जाएगा? डिकम्पोजिशन थोड़ा ही ना हो रहा है यहाँ पे। जब दो तत्व अभिक्रिया करेंगे तो यौगिक बनेगा AB का, AB तो संयोगी तो हो रहा है भाई। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, आंसर कीजिएगा। और ये भी आपको लोको पायलट 2024 हाल ही में पूछा गया है। चलिए भाई, निम्न में से किसका पीएच मान सबसे कम होगा? बताइए, इनमें से किसका पीएच मान सबसे कम है? बताइएगा क्या आंसर होगा प्यारे साथियों। तो मेरे दोस्तों, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो बीच में क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने प्यारे साथियों को शेयर करके क्लास में लाइव कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो क्या आंसर होगा प्यारे साथी इसका? बताइए, किसका पीएच मान सबसे कम है इसमें? गैस्ट्रिक जूस का। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नींबू का पीएच मान बताइए कितना होता है? नींबू का कितना होता है भाई? 2.2, 2.2 ये होता है। और रक्त का बताइए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है प्यारे साथियों? 7.4। आप बताएंगे 7.4। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को कहते हैं MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बताइए, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 10। उदासीन, उदासीन होता है ये। ठीक है, इनों के अंदर पाया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 14। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या पूछ रहा है?
सचिन पहली आधी दूरी 20 की चाल से और बची हुई आधी दूरी 10 की चाल से चलता है, औसत चाल पूछ रहा है। बताइए, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस के वाई। तो आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है 2 इंटू 20 गुणा 10 बटे 30। जब आप इसको सोल्व करोगे, 0 से 0 काटोगे, 40 बटा 3, 13 सही 1/3। यह आ जाएगी मीटर पर सेकंड में आपकी औसत चाल। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपसे पूछ रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा तो आंसर कीजिएगा। आपसे पूछ रहा है अम्ल या नमी की उपस्थिति में धातुओं के ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, और ये भी आरआरबी जेईई 2024 में पूछा गया है हाल ही में। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या आंसर होगा इसका? यदि कोई भी मेटल है वो एसिड के साथ या नमी में ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? रस्टिंग, जंग लगना, जंग लगना, रस्टिंग बोलते हैं इसको। ठीक है भाई। और लोहे के ऊपर जब जंग लग जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, और लोहे में जंग लगने के कारण उस पर किसकी कोटिंग करते हैं भाई? लोहे में जंग लगने पर किसकी कोटिंग करेंगे? बताइए प्यारे साथियों। जस्ते की, किसकी भाई? जिंक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आंसर कीजिएगा। आपसे पूछा गया है वॉशिंग सोडे को Na2CO3.XH2O द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपसे पूछा गया है x का मान। बताइए x का मान कितना होगा, और ये भी आंसर करिएगा इसका। ये भी क्वेश्चन आपको जेईई के अंदर पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या आंसर होगा इसका? कितने मॉलिक्यूल होंगे भाई जल के? 10 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है। वॉशिंग सोडा, इसे ही क्या कहते हैं भाई? धावन सोडा। धावन सोडा इसी को कहा जाता है Na2CO3.10H2O। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया क्या है आपको? आपसे पूछा गया है बेकिंग सोडा, जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है, को इसके रासायनिक नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, किस नाम से जाना जाता है बेकिंग सोडे को? जो घर में हमारी माताएं बहनें उपयोग करती हैं पूरियाँ बनाने में, भटूरे बनाने में, तो वही होता है ये बेकिंग सोडा। इसको किस नाम से जाना जाता है? आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। चलिए भाई देखते हैं। रजनीश कुमार ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। अब सी बता रहे हैं। 4 ऑप्शन है, ये 2 भी बता दिए भाई, ये 2 भी बता दो। तो प्यारे साथी, क्या आंसर होगा इसका? सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसी को क्या कहते हैं भाई? इसका जो फॉर्मूला होता है सोडियम बाई कार्बोनेट का, ये होता है NaHCO3। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़िएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहीं पर आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो प्यारे साथियों, बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है। ये मार्बल पत्थर के अंदर पाया जाता है भाई कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है।
ये अंडे में भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका Mg हाइड्रोक्साइड है ये, MgOH, इसका फॉर्मूला होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान दर्शाती है? तो बताइए भाई प्यारे साथियों, कौन सी संख्या होगी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कैल्शियम की परमाणु द्रव्यमान को दर्शाती है? बताइए भाई। कैल्शियम, इसको Ca, कैल्शियम बोलते हैं इसको Ca। परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई इसका? 20, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 40। तो क्या होगा इसका? 40। ऑप्शन नंबर सी। किसी भी एलिमेंट की जो द्रव्यमान संख्या होती है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? U से। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताइए 14 किसकी होती है? बताइए 14 द्रव्यमान संख्या किसकी होगी भाई? बताइए बताइए। नाइट्रोजन होती है, परमाणु क्रमांक 7, द्रव्यमान संख्या 14। चलिए भाई 8 किसकी होती है? ऑक्सीजन, 8 परमाणु क्रमांक और 16 द्रव्यमान संख्या। ठीक है, 32 किसकी होगी? बताइए 32 किसकी होगी? सल्फर, S, 16 और 32। तो प्यारे साथियों चारों ऑप्शन आपकी समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। पूछा क्या है? आपसे पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम निम्न में से क्या होगा? बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? तो क्या आंसर होगा इसका भाई? बताइए जल्दी से आंसर बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बताइए भाई। और ये भी RRB JEE 2024 में ही पूछा है हाल ही में। क्या आंसर होगा? सी बता रहे हैं भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट। वेरी गुड भाई रजनीश कुमार जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। फॉर्मूला क्या होता है भाई पीओपी का? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहां पर यूज करते हैं भाई? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो डॉक्टर प्लास्टर बांधता है वो यही होता है, पीओपी का घोल ही होता है वो प्लास्टर। और मूर्तियों में भी, डिजाइनिंग में भी करते हैं इसका यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। आपको पूछा है अम्लों के अम्लीय गुणों के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है? बताइए जो हमारे एसिड होते हैं उसमें कौन सा गुण आयनों के लिए जिम्मेदार होता है? बताइए भाई। जो हमारे एसिड होते हैं अम्ल, उसमें कौन सा गुण आयनों के लिए जिम्मेदार होता है? बताइए क्या आंसर होगा? चलिए भाई कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों इसका आंसर हाइड्रोजन आयन देंगे। ठीक है, क्या देंगे? H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। अम्ल जो है, ध्यान से पढ़िएगा, अम्ल क्या करेंगे भाई? हाइड्रोजन आयन देंगे। और जो बेस होगा इसको क्षार कहते हैं। क्षार क्या करेगा? OH- के आयन देगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है भाई? यह ग्रहण करता है और अम्ल
इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो त्याग करने के बाद अपने ऊपर पॉजिटिव आयन ले लेगा ये, और ये ग्रहण करेगा तो ये माइनस का आयन ले लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है OH, यदि मैं यहाँ पे माइनस लगा देता तो ये क्षार के लिए हो जाता। ठीक है, और ये क्या होता है Cl, क्लोरीन। क्लोरीन इसका ब्लीचिंग पाउडर में यूज करते हैं क्लोरीन का। ठीक है, ये सोडियम होता है भाई, Na सोडियम। सोडियम सबसे नरम धातु होती है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, और इसको कहाँ पर भिगो कर रखते हैं? केरोसिन ऑयल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21। तो प्यारे साथियों, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करते रहिएगा, लाइक में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए भाई, आपसे क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, तो बताइए क्या पूछ रहा है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? जस्ट उसी का भाई है ये भी। क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है? ALP 2024 में। देखिए तो प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन आपको इस PYQ सीरीज में कराए जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपसे पूछा गया है निर्माण, POP के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है भाई? जिप्सम का। तो आंसर राइट क्या होगा? C ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं, जब POP फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये होता है। जब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये होता है। जब जिप्सम को आप 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? POP। कितने तापमान पर भाई? 120 डिग्री सेल्सियस पर जब आप जिप्सम को गर्म करोगे तो क्या मिलेगा आपको? POP, क्योंकि इसके हाफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? वाष्पीकृत होकर उड़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ये 22 है भाई, जरा बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछ रहा है कौन सा NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा? बताइए। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान क्या होगा? और ये भी आपको असिस्टेंट लोको पायलट नवंबर 2024 में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में। चलिए भाई आंसर कीजिएगा, क्या आंसर होगा? सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों बताइए, सोडियम का कितना होता है बताइए? द्रव्यमान 23। और क्लोरीन का कितना होता है भाई बताइए? 35.5। जब आप इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? ये 58.5। ठीक है, और द्रव्यमान की यूनिट किसी भी एलिमेंट की क्या होगी? U। तो ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है। चलिए आंसर कीजिएगा, और ये भी आपको लोको पायलट 25 नवंबर 2024 में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में। बताइए क्या आंसर होगा? रजनीश कुमार जी बताइए आंसर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है? बताइए। अभी डिस्कशन किया है, 2-3 बार कर चुका हूं। किसी भी परमाणु के द्रव्यमान का प्रतीक क्या होता है भाई? बताइए। बिल्कुल सही है भाई, U। ठीक है, Mg क्या होता है भाई? Mg ये होता है वेट, भार। और भार कैसी राशि है भाई? बताइए। अदिश या सदिश? भार होती है सदिश राशि। ठीक है, और भार को न्यूटन में लिया जाता है। मात्रक क्या होगा? न्यूटन। G क्या होता है? स्मॉल g। बताइए। स्मॉल g होता है भाई गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g कितना लेते हैं भाई? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10।
ध्रुव किसी भी ग्रह के लिए 10 लेंगे जी का मान, और पृथ्वी के लिए कितना लेंगे भाई 9.81। ठीक है। और एमएल में, एमएल क्या होता है भाई बताइए, एमएल क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है चुंबक के बारे में, बताइए। और ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। चुंबक के ध्रुव के बारे में पूछ रहा है। चुंबक के ध्रुव निम्नलिखित में से क्या होते हैं, बताइए। अलग किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी, अलग नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनको टुकड़ों में तोड़कर अलग किया जा सकता है। बताइए चुंबक के ध्रुव, बताइए क्या आंसर होगा। ए बता रहे हैं अलग किए जा सकते हैं। रजनीश कुमार जी ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए भाई, चुंबक के ध्रुव के बारे में पूछ रहा है, कभी भी अलग नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर बी। यदि आप कोई भी मैग्नेट लेते हैं, ये बार मैग्नेट होती है, एक पोल इसका नॉर्थ होता है, दूसरा पोल इसका साउथ होता है। जब आप इसको यहाँ से ब्रेक करोगे तो ये अपने आप क्या कर लेगा भाई, अपने आप क्या कर लेगा, फिर से अपना पोल जनरेट कर लेगा ये। ठीक है। तो कभी भी किसी भी चुंबक को आप बीच में से तोड़ते हैं तो क्या होगा, वो अपने आप ध्रुव जनरेट कर लेगा। इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है ये। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम में जो तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है, बताइए। आपने फ्लेमिंग साहब का नियम पढ़ा होगा, दाहिने हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। तो उसी के बारे में आपसे पूछा गया है, जो तर्जनी फिंगर होती है वो किसको इंगित करती है। ये होता है भाई राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड होता है ये। आपको दिखाई दे रहा होगा ये 3 उंगलियां, देखो ऐसे, ऐसे देखो प्यारे साथियों। ठीक है, ये जो अंगूठा होता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये क्या बताता है, बताइए। मोटर की गति को। और ये जो है सामने, सामने वाली, इसको क्या कहते हैं, तर्जनी। क्या कहते हैं भाई, तर्जनी। ये किसको प्रदर्शित करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। कहीं पे लिखा है, ये लिखा है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को। और ये जो ये बची नीचे की, ये क्या दर्शाएगी, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को। तो इसमें क्या पूछा गया है, तर्जनी के बारे में पूछ रहा था, तो क्या होगा इसका, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और जो फ्लेमिंग साहब थे, उन्होंने अपने जो नियम दिए थे, ये लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, कब दिए थे भाई, 1846 के अंदर। ठीक है, 1846 के अंदर इन्होंने 2 नियम दिए थे। जो बाएं हाथ का नियम है, बायां हाथ का नियम, वो किसके लिए यूज किया गया है भाई, बाएं हाथ का, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर के लिए। ठीक है। और जो दाएं हाथ का है, दाएं हाथ का नियम, ये किसके लिए, जनरेटर, जनरेटर। तो प्यारे साथियों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26। चलिए भाई बताइए, अब तो उसका आंसर कर दोगे देख तो ही। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा निम्न में से किसकी दिशा को दर्शाता है, बताइए। जो हमारा राइट हैंड होता है, उसका जो अंगूठा होता है वो किसकी दिशा को दर्शाता है। चलिए भाई बताइए, ये कहाँ पूछा गया, ALP CBT 2 2019 के अंदर।
जो आपकी CBT 2 की जो परीक्षा हुई थी 2019 में, वहीं पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंगूठा किसको बताएगा भाई, बताइए। राइट हैंड रूल में चालक की गति की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, बताइए। चालक की गति की दिशा को, ऑप्शन नंबर बी। और ये जनरेटर के लिए यूज होता है, जनरेटर। जनरेटर क्या, कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए भाई बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27 क्या आंसर होगा। बाएं हाथ नियम में 3 उंगलियां किसके लिए होती हैं, बताइए। आपसे तीनों के बारे में पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन में, और ग्रुप डी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए भाई आंसर कीजिएगा। वेरी गुड भाई, धारा और चुंबकीय क्षेत्र और बल, वेरी गुड भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। तो प्यारे साथियों आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा। चलिए बताइए, आपसे पूछा गया है विद्युत मोटर में, बताइए क्या होता है विद्युत मोटर में। ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लागू होता है, और लास्ट में या दाएं हाथ का नियम, बताइए क्या आंसर होगा प्यारे साथी। वेरी गुड भाई, एक टैक्स साहब, बहुत अच्छे भाई। आप लेट जुड़े हैं आज क्लास में, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी, बहुत अच्छे भाई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई इसका आंसर, विद्युत मोटर जो फ्लेमिंग साहब थे उनके लेफ्ट हैंड रूल के नियम पर लागू होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आज की जो क्लास थी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे साथ